हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की इतिहास अध्याय 8। 7 हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। मैंने उसको समझाया है, तो आप जो है पहले उसको जाकर देखें ताकि आप जो है अच्छे से हर चीज़ों को समझ सको। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गाँव, शहर और व्यापार के बारे में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। यहाँ पे क्या लिखा है? लोहार की दुकान पर प्रभाकर, यानी कि प्रभाकर जो है ये लड़का लोहार की दुकान पर जाता है और कुछ होता है वहाँ पे, तो उस बारे में जान लेते हैं वो क्या सोचता है और क्या होता है। ठीक है, प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। ठीक है, एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गरम कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। मतलब ये सब जो देख रहा था उसे बहुत मज़ा आ रहा था। कई बार आपने देखा होगा ना, गांव में देखा होगा, ऐसे मार्केट जाते हैं ना तो वहाँ पे इसी तरह से कुछ छिलाते हैं, वहाँ से आग जलती है और कुछ लोहे को वहाँ पकाने के लिए रखते हैं, फिर उसको पीटते हैं। आपने देखा होगा, तो उसी तरह से उसको जो देखने में मज़ा आता है ना। खैर मुझे भी मज़ा आता था जब मैं गाँव में थी, तो मैंने देखा था। तो कभी आप गाँव जाओ तो इसको देखना, मज़ा आता है। चलिए, तो ये क्या क्या सोचता है उसी को लेकर का जिसमें हम कहानी में पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार और खेती के बारे में आज पढ़ेंगे हम, किस तरह इस्तेमाल होने लगा है ना, किस तरह से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। ये सब चीज़ें किस तरह से उपयोग करने लगे हम, धीरे धीरे हर चीज़ को समझने लगे, जानने लगे किस कैसे कैसे हुआ हर चीज़। ठीक है, चलो जान लेते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। बिल्कुल आज के समय में क्या है, आम बात है। अरे लोहा तो घर में ही पड़ा रहता है ना, इस तरह होता है। तो आज का तो हर चीज़ घर में भी हम जो सब्जी काटने के लिए हंसुए का, चक्कू का, ये वो कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो लोहे का होता है वो। ठीक है, घर जो बनता है घर बनाने के लिए वो भी लोहे का सामान होता है। तो लोहा जो है आज के समय में आम सी बात हो गई है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। बिल्कुल लोहे की चीज़ें क्या है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है अब। तो इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। अभी से कितना, 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण करबों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जो कब्र होते थे, करबो बोले तो जब उनको मतलब ऐसे निकालते थे या फिर जहाँ पे वो रहते थे वहाँ कभी बहुत सारी चीज़ें मिली। कब्र में से जहाँ पे मतलब उनको दफनाते थे वहाँ पे भी लोहे की बहुत सारी सामान मिली थी, हथियार औजार मिले थे। आपको बताया था कुल्हाड़ी वगैरह, कुछ त्रिशूल मतलब एक चक्कू जैसा, तलवार जैसा, ऐसा कुछ जो है मिला था, है ना। आपको मैंने अध्याय 4 में पढ़ाया है, आपने पढ़ाओ तो आपको याद हो तो। ठीक है, तो वही है, तो वहीं से में मिले। अभी से 3000 साल पहले शुरू हुआ है। तो हथियार बड़ी संख्या में, सॉरी यहाँ पे महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। बिल्कुल इनके बारे में जो है तुमने अध्याय 4 में पढ़ चुके हो, हमने पढ़ लिया है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। ठीक है, अभी करीब बोले तो 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते, यानी कि लोहे के औजार अभी से 2500 वर्ष पहले जो लोहे की जो बढ़ती गई मांगे और उपयोग का प्रमाण जो है मिलता है हमें। बिल्कुल, क्योंकि वो जो क्या करते थे, खेती में भी यूज़ करते थे और घर के कामों के लिए भी, और जानवरों को मारने के लिए, पकड़ने के लिए, उसको बनाने के लिए भी करते थे। तो इनमें जो है जंगलों को साफ करने के लिए कुछ लिए क्या चाहिए, कुल्हाड़ियाँ। पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए होता है, कुल्हाड़ी, और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। तो ये सब जो है हमने 5 में भी हमने पढ़ा हर चीज़ के बारे में। इसलिए मैंने कहा कि लेसन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लेसन, क्योंकि हर कोई जो है हर किसी से जुड़ा हुआ है, मिलता जुलता है। इतिहास में ऐसा ही होता है, हर चीज़ वही होती है, बस थोड़ी चीज़ें और बढ़ा के बताई जाती है अगले चैप्टर में, अगले क्लासेस में।
तो वो चीज़ को आपको समझना है, तो आप शुरू से मेरे चैप्टर को देखते रहोगे तो आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने देखा औजार का इस्तेमाल किस किस चीज़ों में हो रहा है, बहुत होने लगा है। कुल्हाड़ी चाहिए, लकड़ी, पेड़ पौधे काटने के लिए पेड़ काटने थे, ठीक है, और सब्जी बनाने के लिए, खेती करने के लिए, सब चीज़ के लिए क्या चाहिए, लोहा चाहिए, औजार चाहिए। तो क्या हुआ, अब देखो लोहे के फाल के इस्तेमाल में कृषि उत्पादन बढ़ गया। यानी कि जब उस पे पहले लकड़ी से करते थे, लेकिन जब लोहा का आविष्कार हुआ तो उन्होंने लोहे से करना शुरू किया, तो फसल भी ज़्यादा होने लगी और एक दिन में कई सारे खेत जो है वो जोत देते थे। नहीं तो लकड़ी के फाल से कितना थोड़ा थोड़ा ही दिन में पूरा मेहनत श्रम ज़्यादा लगता था और जो है उपज है वो कम होती थी, तो ये जो है उपज भी बढ़ गई। ठीक है, इस तरह से मदद हुआ। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए कुछ औजार हमारे ये है लोहे के, ये भी है, सारे जो है लोहे के हैं। औजार की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हसिया, ठीक है, हसिया, कुल्हाड़ी और शणासी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका उपयोग जो है रोज करते हैं। ठीक है, इस तरह से है, ये हमारे तीनों जो हथियार के नाम है ये, और ये जो है सूची बनाने के लिए बोला है, आपको सूची बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। इसमें सिंचाई मैंने कि खेत को पटाने के लिए जो भी परिवर्तन आए वो दिखाया गया। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। ठीक है, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। ठीक है, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन जो है बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ये सब हुआ हमारा किसमें, जब लोहे का आविष्कार हो गया और किस तरह से हर चीज़ में फिर चेंजिंग आया, वो है परिवर्तन। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। और दूसरे नंबर पे हमारा है वे किसानों से कर लेते हैं। ठीक है, यह सिंचाई से भी संभव था, ये हमारे इसमें जो है आपको लिखना है कि कृषि उत्पादन बढ़ा है, राजस्व भी बढ़ा, यानी कि राजाओं का जो महत्व है वो भी बढ़ गया। तो इसमें जो है कुछ पॉइंट आपको जो यहाँ पे आपने पढ़ा है, यहाँ पे जो पढ़ा उसके बारे में जो है इसमें डालना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता हमारा गाँवों में कौन रहते थे, गाँव में कौन रहता था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने, उस गांव में जो है 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलल्ला, साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडेशिया और अधिमई कहलाते थे। यानी कि गांव में जो है 3 तरह के लोग रहते थे। भूस्वामी, जिसके पास बहुत सारा भूमि होता था, भूमि के मालिक होते थे, उसको जो है दूसरे उसके नाम से बुलाते थे बेलल्ला नाम से बुलाते थे। दूसरा होता था हलवाहों को क्या बोलते थे, उणवार बोलते थे हलवाहों को। और जो है लास्ट में भूमिहीन जो मजदूर होते, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, वो मजदूरी करते थे दूसरों के खेत में, तो उनको क्या बोलते थे, दास, कडेशियार और अधिमई कहलाते थे। ये सब जो है इनको बोलते थे। ठीक है, 3 तरह के लोग इस तरह के रहते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश के उत्तरी हिस्से यानी कि ऊपर की साइड, भारत के हमारा ऊपर का हिस्सा, तो उत्तरी साइड में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजन कहलाता था। ठीक है, जो प्रधान व्यक्ति होता था उसको क्या बोलते थे, भोजन कहलाता था उसको, भोजक बोलते थे उसको। ठीक है, भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर, तो अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी कि ये जो उस गांव का, यानी देश के उत्तरी हिस्से में जो गांव का प्रधान बनता था कोई, तो ग्राम का ही कोई एक आदमी बनता था,
भोजक जिसे कहते थे, ठीक है, प्रधान को। तो वो जिसके घर से अगर बनते थे तो उसके दर पीढ़ी बनते रहते, यानी उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, उसका पोता, तो इस तरह से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी वहाँ पे, ठीक है। यानी कि यह पद अनुवांशिकता था। अनुवांशिकता कह सकते हैं, अनुवांशिकता यानी कि उनके ही वंश का जो है शासक बनेगा, यानी प्रधान बनेगा। तो ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। कौन होता था? प्रधान, जो सबसे, जिनके पास सबसे ज़्यादा भूमि होती थी, तो उनको जो है प्रधान बनाते थे, फिर उनके ही परिवार के बच्चे सब जो है प्रधान बनते रहते थे। साधारणात्य इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। कौन? दास, नौकर चाकर और मजदूर, जो मजदूरी करते हैं, वो सब जो है इनकी भूमि पर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण, यानी कि इसके अतिरिक्त जो प्रभावशाली होने के कारण प्रांता राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे, यानी कि कर वसूलने का भी काम जो है इन्हीं को सौंपते थे, अधिकारी को। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। किसका? प्रभावशाली होते थे, तो उसका प्रभावशाली होने के कारण क्या करते थे वो, तो राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ज़्यादा प्रभावशाली होते थे वो, इसीलिए जो है इनको कर वसूलने का भी काम देते थे। ये जो है न्यायाधीश का और भी कभी कभी जो है पुलिस का काम भी करते थे। ये दोनों काम जो है, दोनों तीनों काम करते थे, ठीक है। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। क्या कहते थे? गृहपति। ग्राम भोजकों यानी कि जो प्रधान के अलावा, ग्राम भोजक होता है वो गांव के जो प्रधान होते हैं, उनके अलावा जो है अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे। यानी कि अन्य स्वतंत्र कृषक बोले तो जिसको, जो इसके अंडर में नहीं, वो अपने खुद के खेत में कुछ काम कर रहा है, उसे बोलते हैं स्वतंत्र कृषक। जिन्हें गृहपति, यानी कि गृहपति बोलते हैं, जिनके पास खुद की जो है इतना भूमि होता है कि वो अपना लिए जो है उसमें फसल उगाते हैं और उसमें से गुजर बसर करते हैं। तो इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते हैं, ठीक है। इनमें से क्या होता है? छोटा किसान ही होता है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास क्या है, अपनी ज़मीन नहीं होती थी, ठीक है। जो मजदूर फिर मजदूरी करते थे, वो उनके पास ज़मीन नहीं होती थी। तो इनमें दास कर्मकार आते थे। कौन जो है इसमें? दास और कर्मकार, यानी कि दास नौकर चाकर और कर्मकार जो काम मजदूरी करते थे, वो, जिन्हें दूसरी की ज़मीन पर काम करके अपनी जो है जीविका चलानी पड़ती थी, वो सब जो है इसमें करते थे, दूसरों के खेत में काम। अधिकांश गांव में जो है लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ लोग जो है शिल्पकार भी होते थे, यानी कि जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं वो सब, ये लोहार, कुम्हार, बढ़ई, ये सब जो है, ये सब भी काम करते थे वो बर्तन बनाने का, शिल्पकार का। यानी पत्थरों को काट करके कुछ नक्काशी करना, उसको बोलते हैं। तो प्राचीनतम तमिल रचनाएं, प्राचीन में कुछ तमिल रचनाएं किस तरह की थी, क्या थी, वो देख लेते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तमिल की जो प्राचीनतम रचनाओं को क्या बोलते हैं? संगम साहित्य। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की है, ठीक है। इनके जो है रचना जो है 2300 साल पहले की। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै, यानी कि मानचित्र में हमें देखना है, मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था, यानी इनको भी शामिल किया जाता था, ठीक है। जहाँ पे कवियों के सम्मेलन में, यानी कवियों को जब बुला करके साथ में सबकी मीटिंग होती थी, तो उनको जो है उनको भी बुलाया जाता था, इसलिए जो है संगम साहित्य इसको बोलते थे। उसके बाद गाँव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। जो भी जिनका भी उल्लेख किया गया यहाँ पे, वो जो क्या है, सब जो है संगम साहित्य में पाए गए हैं, ठीक है। अब देखो एक बार यहाँ देख लेते हैं आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्य आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे, ठीक है। सामान्य सिक्के क्या गोल या फिर वर्गाकार होते थे, यानी वर्ग के आकार का, इस तरह का, ठीक है, या कभी गोल होता था। तो या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा
हुआ नहीं था। क्या था? इसमें कुछ भी लिखा नहीं था, बल्कि इन पर कुछ जो है चिन्ह ठपके यानी कि उसे ऐसे थोप करके ऐसे करके लगाया जाता था, ठीक है, से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते हैं। किस क्या कहलाते हैं? इन पे जो है ठोक करके लगाए जाते थे, तो इनको जो है आहत सिक्के इसलिए बोलते थे इनको। याद रखना आहत सिक्के क्यों बोलते हैं और किसको बोलते हैं, याद रखना। लगभग अधिकांश ये सिक्के जो है उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। बहुत सारे हिस्सों में जो है ये सिक्के पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे हैं। जब तक ईसा मसीह भी आए तो उनका जो है प्रचलन में भी ये सिक्का चल ही रहा था। ये रहा हमारा कुछ सिक्के, ठीक है। ये सिक्के को देखो इस तरह के हैं। चलिए अब सिक्के के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सिक्के, पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। इस युग का क्या मिला? हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। सबसे पुराना क्या है? आहत सिक्का है, जो इसमें जो है उभरा हुआ सा ठोक पीट के इसको जो है गाड़ते थे, इस पर छपाई लगाते थे, जो करीब 500 साल चले। कि कितना चला? 500 साल चला ये सिक्का। तो इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ये हमने ऊपर भी पढ़ा। इस तरह के हैं, देखो आहत सिक्के। आहत सिक्के इसके बोलते हैं, इसके ऊपर नक्काशी करते हैं गढ़ा गढ़ा कर, तो इसलिए जो है इसे आहत सिक्के बोलते हैं, ठीक है। चलिए विनिमय के अन्य साधन। विनिमय के अन्य साधन, विनिमय के अन्य साधन अब ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक देख लिया, सिक्कों को भी देख लिया। विनिमय के अन्य साधन, ठीक है। क्या थे अन्य साधन उन्हें मिलाने के? संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। ये कविता दिया है संगम साहित्य का, ये भी पढ़ लेना है। इसको देख के देखते हैं इसमें क्या है। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाएं, शहरों के नाम के सौदागर के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रहना जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। देखो यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने दुख कष्ट को बताते हुए कहा और वो कर रहा है। फिर भी उनको आगे जो है जाने के बाद भी तकलीफ होगी, है ना। फिर सोच रहा है मेरा जो पीछे का गाँव है वो छूट जाएगा। इस तरह का होता ही है। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। यहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ नहीं, बहुत सारे काम करते थे लोग। क्या क्या करते थे? चले, ये केंद्र था बिल्कुल गतिविधियों का, यहाँ पे सब कुछ करते थे। तो क्या कर होता था नगर में, देख लेते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, है ना, महत्वपूर्ण होने के। तो उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, मथुरा को देखना है, हमारा ये मानचित्र में दे रखा है। तो ये जो है 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा जो है 2500 साल से भी ज़्यादा। हम तो अभी सिर्फ मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, तो वो था 2300 साल 1500, तब इतना साल पुराना था। ये जो है 2500 साल से भी ज़्यादा समय से जो है एक महत्वपूर्ण नगर रहा है ये, ठीक है, मथुरा। क्यों इतना महत्वपूर्ण था? क्योंकि ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। क्या था? व्यापार के ही रास्ते पे मथुरा जो है स्थित है। इससे कहाँ यातायात यहाँ से होता रहता है, व्यापार होता है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, उत्तर से लेके पश्चिम की ओर जाता है, पूरब की ओर, और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता है, उसके बीच ही ये पड़ता है मथुरा। इसीलिए तो शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। क्या थी? तो चारों तरफ से जो है बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवारें घेर रखी थी, किलेबंदी कर रखा था। तो इनमें अनेक मंदिर थे। क्या था? किलेबंदी कर रखी थी और उसमें जो है बहुत सारी मंदिर थी। आसपास के किसान तथा पशुपालक जो थे, जो पशु पालते थे, वो किसान थे, वो शहर में रहने वालों के लिए क्या करते थे? भोजन जुटाते थे, ठीक है। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा में सबसे फेमस चीज़ क्या था? मूर्तियां बनाते थे सब लोग, ठीक है। मूर्तियां जो है बना करके उसको बेचते थे,
और मूर्तियाँ बनाने के एक उनका अलग ही केंद्र है वहाँ पे बहुत सब जो है मूर्ति की उसमें कला है बनाने की। लगभग 2000 साल पहले, अभी कितना, अभी से 2000 साल पहले मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाणों की क्या बनी, दूसरी राजधानी, कौन, मथुरा बनी। ठीक है, ये नोट कर लेना, मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे, बिल्कुल आगे हम पढ़ेंगे। तो मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी है, एक धार्मिक केंद्र भी रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे मूर्तियाँ बनती तो इससे हमें पता चल जाता कि धर्म से मानने वाले लोग वहाँ पे होंगे, धार्मिक लोग होंगे, तो धार्मिक केंद्र भी है। ठीक है, यहाँ जो है बौद्ध विहार और जैन मंदिर, ठीक है, बौद्ध के बारे में, और जैन का मंदिर, बुद्ध का मंदिर जो है यहाँ पे है। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ मथुरा में क्या करते हैं, कृष्ण को जो है बहुत भक्ति करते हैं। वहाँ पे कृष्ण की जो है बहुत सारे जो है भक्त हैं, प्रेम, उनको प्रेम करने वाले, उनकी भक्ति करने वाले जो है मथुरा में प्रचलित है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, मथुरा में परिसर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं, यानी कि वहाँ पर जो स्तंभ है, खंबे हैं, उन पे क्या है, और मूर्ति वगैरह है, तो उन पे जो है अभिलेख मिले हैं, कुछ कुछ से चीज़ें लिखे हुए उसमें मिले हैं। आमतौर पर ये जो है संक्षिप्त अभिलेख हैं, यानी कि जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख है, यानी कि जो दान देते हैं उनको, वो है, उसके बारे में है। प्रांतः शहर के राजा रानी, जो शहर के राजा रानी होते हैं, अधिकतर व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। इस प्रकार का दान कौन करता था, जो मतलब जो स्त्री और पुरुष जो है मठों या मंदिरों को दिए जाते थे, नहीं, मठ को दे देते थे या मंदिर को दान देते थे, तो कौन देता था, राजा रानी जो बहुत होते थे, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकारी, इस प्रकार के जो दान करते थे ये सब। ठीक है, ये सब जो है दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, जो टोकरी बनाते हैं पत्तों का, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिले हैं, यानी कि इन्होंने ये सब के लिखा हुआ मिला है, इन्होंने ऐसा लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार, शिल्प तथा शिल्पकार, ये जो है शिल्प तथा शिल्पकार जो है काफ़ी लंबा है। चले, क्या करूँ, पढ़ा दूँ, बोले तो पढ़ा दूँ। चलिए पढ़ लेते हैं, देखते हैं कितना तक हो पाता है, फिर जो हम आगे पढ़ेंगे, या हम दूसरे पार्ट में ही पढ़ते हैं। ओके, इसे जो है हम दूसरे पार्ट में अच्छे से क्लियर करेंगे, जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं करना है, इसलिए काफ़ी लंबा हो जाता है चैप्टर पार्ट जो है हमारा, इसलिए मैं इसको जो है फिर सेकंड पार्ट में लेकर आती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, आपसे मैं बार बार बोलती हूँ, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताओ, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो वीडियो को फ्रेंडों में शेयर करें, उन्हें भी पता चले कि किस तरह से बताया जा रहा है। कोई भी जो परेशान होते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, तो उनके लिए जो है मैं इजी वे में जो है इसमें लेकर आती हूँ, स्टोरी की तरह। ठीक है, कि आपको जो है अच्छे से समझ में आए, सबको जोड़ते हुए चलती हूँ, फर्स्ट में क्या पढ़ा, सेकंड में क्या पढ़ा, थर्ड में क्या पढ़ा, सबको मैं जोड़ते हुए चलती हूँ। ठीक है, उस तरह से जो है हर चीज़ को माइंड में रखना है। तो चलिए अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।